तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने यार किसके बारे में पढ़ा था? शेयर स्ट्रेस के बारे में, है ना, और ट्विस्टिंग के बारे में और टॉर्क के बारे में। और हमारा डिस्कशन ये हुआ था कि अगर आप किसी वायर को ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये आपने इस पॉइंट को ए को घुमा के ए से बी ट्विस्ट कर दिया एंड दिस एंगल इज थीटा, तो इसको ट्विस्ट करने के लिए आपको टॉर्क देना पड़ता है एंड दैट टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा, where c is called torsional constant, and theta is twisting angle. Theta is twisting angle. और c का फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। c कितना होता है? c is pi g r4 by 2l, where g is shear modulus और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, r इज रेडियस एंड l इज लेंथ। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह होता है। तो होता क्या पता है, अगर आप इस वायर को ट्विस्ट करेंगे तो जैसा आप स्प्रिंग को पुल करते हैं ना, स्प्रिंग को पुल करने में उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। सिमिलरली जब आप इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो इसके अंदर भी एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। बिल्कुल जैसा स्प्रिंग का फॉर्मूला होता था पोटेंशियल एनर्जी का, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला इसका भी बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पे तो फोर्स होता था, यहाँ पे टॉर्क होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमारा वर्क डन होता है ना, वर्क डन इज इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। ये कब होता है? व्हेन फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। Similarly, in case of torque, work done is given by torque d theta। भाई वहाँ पे होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होता है रोटेशन में, वो होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको बात नहीं पता थी, वैसे मैंने डिस्कशन किया है इसका कि वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज वर्क डन। तो व्हाट इज वर्क डन? टॉर्क डी थीटा। अब मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्यों लगा दिया है? मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इसलिए लगा दिया है क्योंकि आपको पता है कि जो यहाँ पे टॉर्क होता है वो थीटा के साथ बढ़ता रहता है। आप जितना ज़्यादा थीटा बढ़ाएंगे ना, आपको उतना ही ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली टॉर्क इज वेरिएबल, एंड विच इज इक्वल टू सी थीटा। तो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज सी थीटा डी थीटा। अगर मैंने इसको 0 से थीटा नॉट तक ट्विस्ट कर दिया तो दिस इज टोटल वर्क डन। सी को बाहर निकालते हैं एंड इंटीग्रेशन इज थीटा स्क्वायर बाई 2 एंड 0 टू थीटा नॉट। तो वर्क डन इज हाफ सी थीटा नॉट स्क्वायर। दिस इज वर्क डन एंड ऑल्सो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन वायर ड्यू टू ट्विस्टिंग। तो जैसे हमारा फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर आता था, वैसे यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? हाफ सी थीटा नॉट स्क्वायर। ठीक है, इस पर बहुत सारे वर्क और एनर्जी के क्वेश्चन बन जाते हैं, एनर्जी के खासकर एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ ट्विस्टिंग पे। ठीक है, देखिए ये देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक वायर है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ से मैंने इससे एक डिस्क को अटैच कर दिया। ठीक है, तो डिस्क और मैंने इसको डिस्क को ऐसे थीटा एंगल से ट्विस्ट कर दिया। तो मैं डिस्क को थीटा एंगल से ट्विस्ट करूँगा। ठीक है, अगर मैं डिस्क को थीटा एंगल से ट्विस्ट करूँगा ऐसे, दिस एंगल इज थीटा, तो वायर में भी थीटा एंगल की ट्विस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, टॉर्जनल कांस्टेंट इज सी, नॉट टॉर्जनल कांस्टेंट, रेडियस इज गिवन, लेंथ इज गिवन एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज गिवन फॉर दिस वायर। ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज गिवन विच इज आई। मोमेंट ऑफ inertia of disk is I. This disk is twisted through angle theta
एंड देन लेफ्ट, थीटा से घुमा के छोड़ दिया, तो क्या करेगा बताइए? इसको घुमाओगे आप तो इट विल स्टोर एनर्जी। कौन? दिस वायर ड्यू टू ट्विस्टिंग। और जब इस डिस्क को छोड़ेंगे तो ये वायर ये अपना डिस्क वापस आएगी एंड ऐसे ऐसा ऑसिलेशन करने लगेगी। जैसा आप किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, है ना, जैसे आप किसी ब्लॉक को दबा देते थे और ब्लॉक को छोड़ते थे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती थी और फाइनली वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती थी? काइनेटिक में। तो आपको शायद याद होगा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक जैसे। देखो मैं क्या पूछने वाला हूँ, पहले मैं आपसे एक आपको याद दिला दूँ। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था वर्क पर एनर्जी में कि अगर ये स्प्रिंग है और यहाँ से ब्लॉक अटैच है, अगर मैं इसको कॉम्प्रेस कर दूँ x0 और छोड़ दूँ तो जब ब्लॉक वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, है ना, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। और जब ये ऐसे कॉम्प्रेस किया आपने, छोड़ा इसको, जब ये वापस यहाँ पे पहुँचेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और जब ये काफ़ी दूर जाकर रुकेगा तो इसके पास एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो जब ये वापस यहाँ से क्रॉस करेगा ना, एट द सेम पॉइंट इट हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा था कि बताइए भाई इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपको पता नहीं याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है कि आपका आंसर ये होता था कि हाफ kx0 स्क्वायर इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एंड व्हेन ब्लॉक कम्स टू ओरिजिनल पोजीशन दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से हम लोग v0 निकाल देते थे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि दिस डिस्क इज ट्विस्टेड थ्रू एंगल थीटा। इसको मैंने थीटा से घुमा दिया और मैं इसको छोड़ दिया। ठीक है, व्हेन डिस्क कम्स टू मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मीन जहां से मैं इसको घुमाया था, तो फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। व्हेन डिस्क कम्स टू मीन पोजीशन, जब डिस्क अपनी मीन पोजीशन पे आ चुकी है तो आपको क्या बताना है? फाइंड एंगुलर स्पीड। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, और आप यहां से लेट करिए। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे रोटेशन आ गया है। तो भाई अगर मैं इसको ट्विस्ट करूँगा थीटा एंगल से तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ इंटू सी इंटू थीटा स्क्वायर, वेयर सी इज टॉर्जनल कांस्टेंट विच इज इक्वल टू पाई जी r4 बाई 2l। तो बेसिकली पाई जी r4 बाई 4l इंटू थीटा स्क्वायर। मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। अगर तो छोड़ूंगा, ठीक है, और ये वापस अपनी पोजीशन में आएगा तो ये सारी पोटेंशियल एनर्जी किससे कन्वर्ट हो जाएगी? ये डिस्क की रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क इज इक्वल टू, सबको पता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो इसको मैं उठा के इक्वल कर दूंगा और यहाँ से मुझे ओमेगा मिल जाएगा। ठीक है, तो जितनी उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी किस में चली गई? डिस्क की उस एनर्जी में आ गई, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ऐसे देखिए इस पर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये वायर है, पतला सा वायर, ठीक है, और देयर इज अ मासलेस रॉड, मासलेस रॉड, एंड फ्रॉम एंड ऑफ दिस रॉड एंड पॉइंट से एक स्मॉल एम को कनेक्ट कर दिया। दिस लेंथ इज एल एंड दिस लेंथ इज एल। ठीक है, और इसको मैंने थीटा से ट्विस्ट कर दिया। इस बार गनीमत है कि आपको टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ दिस वायर इज गिवन सी आपको निकालना नहीं, हालांकि फॉर्मूला याद रखना आपको। ठीक है, इसका टॉर्जनल कांस्टेंट सी दिया है और मैंने इसको थीटा से घुमा दिया ऐसे। तो जब इसको नीचे से देखोगे आपको तो क्या दिखेगा? आपको नीचे से ऐसे दिखेगा। अगर आप नीचे खड़े हैं यहाँ पे, पहले ये दो मासेस ऐसे थे और फिर इनको आपने घुमाने के बाद सेंट्रल पॉइंट हो गया, ये मासेस ऐसे हो जाएंगे, दिस एंड दिस। और ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा।
ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन में बताऊँ क्या है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि जब इनको थीटा एंगल से ट्विस्ट करके छोड़ा जाएगा, ठीक है, एंड व्हेन दिस रॉड पासेस थ्रू इक्विलिब्रियम पोजीशन, व्हेन रॉड पासेस थ्रू इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम मीन्स जहाँ से मैंने उसको छोड़ा था, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो हमें दो आंसर देने हैं। पहला तो बताना है एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड, किस रॉड की एंगुलर स्पीड कितनी होगी, और दूसरा बताना है स्पीड ऑफ एम, जो एम मास है उसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग एक लाइन में आंसर दे सकते हो। एक ही लाइन का क्वेश्चन है, इनफैक्ट एक लाइन का, जस्ट सिंगल लाइन का आंसर। तो देखो भाई, मैंने इसको पढ़े थीटा से घुमा दिया, से ट्विस्ट कर दिया, तो ये रॉड में थीटा का ट्विस्टिंग आ जाएगी, तो इस वायर में भी थीटा की ट्विस्टिंग आ जाएगी, इस वायर में थीटा की आगे ट्विस्टिंग, थीटा की ट्विस्टिंग आगे तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। अब वीडियो पॉज करिए, अपने आप आंसर निकालिए, इतनी एनर्जी स्टोर करेगा। और जब इसको छोड़ूंगा तो इस पर टॉर्क लगेगा, एंड फाइनली ये रॉड फिर से अपनी, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन, यहां से दोबारा क्रॉस करेगा। तो जब ये अपनी वापस पोजीशन पे आ चुका है, एट दैट इंस्टेंट यू हैव टू फाइंड ओमेगा। तो दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, एंड दिस एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई के केस में दिस रॉड इज मासलेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, दिस इज अ पॉइंट मास एंड दिस इज अ पॉइंट मास, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी चली जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में, और आई निकालने के लिए मेरे पास दो पॉइंट मास हैं, और एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सबको पता है आर स्क्वायर होता है, तो दिस इज हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से वेन फाइंड ओमेगा, जो भी आ रहा ओमेगा निकाल देना, तो आपका पहला आंसर आ जाएगा। फिर मैंने आपसे पूछा है कि जब ये यहाँ पे वापस आ चुका है तो इसकी ये वाली वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी कितनी है, दिस, तो सबको पता है कि सेंटर से घूम रहा है, तो ये लेंथ एल है एंड दिस ओमेगा, तो जिसकी वेलोसिटी होगी दिस इज इक्वल टू एल ओमेगा। यहाँ से हमको इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, वी इज एल ओमेगा। ठीक है, तो टॉर्जन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है पॉइंट, वेलोसिटी के बारे में और एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब इसमें आपका स्कूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हॉलो शैफ्ट जे का भी फेवरेट टॉपिक है, नीट का भी फेवरेट टॉपिक है। हॉलो शैफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड शैफ्ट। ठीक है, इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सॉलिड शैफ्ट है, सॉलिड शैफ्ट मतलब ऐसे बिल्कुल सॉलिड शैफ्ट, समझ गए ना, रॉड को शैफ्ट बोलते हैं। इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में जो शैफ्ट वर्ड होता है, ये सिलेंडर के लिए यूज होता है, रॉड के लिए यूज होता है शैफ्ट। शैफ्ट का मतलब होता है कि कहीं पावर डेवलप हो रही ना, उस पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजना है, तो हमें शैफ्ट यूज़ करते हैं। आपने ट्रक वगैरह में देखा होगा कि लंबी रॉड पड़ी रहती है नीचे, कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो ट्रक में एक नीचे एक लंबी सी रॉड पड़ी रहती है, ऐसे घूमती रहती है रॉड, और वहाँ इंजन की जो आगे की पावर होती है, उस पावर को हम पीछे ले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट रॉड। ठीक है, तो शैफ्ट मीन्स सिंपली रॉड और सिलेंडर, और इनका काम क्या होता है, एक जगह की पावर को उठा के दूसरी के भेजना। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग में वर्ड यूज होता है शैफ्ट। देखो अभी क्या है हमारे पास, एक सॉलिड सिलेंडर है बेसिकली ये, ठीक है, और एक मेरे पास हॉलो सिलेंडर है, हल्का सा अंदर से मैंने क्या कर रखा है, इसको खोखला कर रखा है। अंदर से खोखला कर रखा है मैंने। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो सॉलिड शैफ्ट होता है
ये इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है। स्ट्रॉन्गर मतलब पता क्या हुआ कि अगर मैं इसको ट्विस्ट करूं ऐसे और मैं इसको ट्विस्ट करूं तो इसको ट्विस्ट करने में मुझे ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपसे ये कहना चाह रहा है कि ये प्रूव करके बताओ कि अगर दोनों को सेम एंगल से ट्विस्ट किया जाए, है ना, तो इसको ट्विस्ट करने में आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड मतलब एक कंडीशन भी ऐसा नहीं है कि आपने एक पतला सा उठा लिया, एक लंबी सी रॉड उठा ली, ऐसा नहीं है। कंडीशन ये है कि हैविंग सेम मास, इनके मासेस क्या है दोनों के सेम है और दोनों की लेंथ भी क्या है सेम, ये कंडीशन है, ठीक है। तो प्रूव दैट, ऐसे क्वेश्चन आता है आपके स्कूल में कि प्रूव दैट हॉलो शैफ्ट इज स्ट्रॉन्गर दैन सॉलिड शैफ्ट। बाकी सारी बातें हिडन होती हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको सब पता हो, ठीक है, कि जब भी इसकी बात करेगा इसका मतलब उनके मास क्या है, दोनों के सेम मास एंड हैविंग सेम लेंथ। तो कभी कभी तो आपसे बोल देता है यार कि क्वेश्चन में कि प्रूव दैट हॉलो शैफ्ट इज स्ट्रॉन्गर दैन सॉलिड शैफ्ट फॉर सेम मास एंड फॉर सेम लेंथ, और कभी कभी ये बात नहीं भी बताता है तो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको बात पता हो, ठीक है। भाई मास का मेन खेल होता है ना, कितना मास लगा हुआ है किसी मटेरियल को बना, किसी बॉडी को बनाने में किस में कितना मास लगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो दोनों में मास सेम होगा, दोनों की लेंथ भी सेम होगी, ठीक है, लेकिन ये अंदर से खोखला है और ये पूरा सॉलिड है, तो इसको हमें ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। देखो कैसे, अभी आप आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि मैंने आपको भी फॉर्मूला नहीं बताया था इसका। तो अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, जो सॉलिड शैफ्ट होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इंटू जी इंटू R4/12। ये इसका टॉर्जनल कांस्टेंट होता है। टॉर्जनल कांस्टेंट समझ रहे हो आप, टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए वायर बाय यूनिट एंगल। और जो हॉलो होता है इसका जो टॉर्जनल कांस्टेंट होता है वो होता है पाई जी R24 माइनस R14 अपॉन 2L। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। R24 माइनस R14, दिस इज R24 माइनस R14 अपॉन 2L, ठीक है। तो अभी हमें क्या प्रूफ करना है कि इसको घुमाने में ज़्यादा टॉर्क चाहिए। अगर ज़्यादा टॉर्क चाहिए तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, कहने का मतलब है कि C डैश इज ग्रेटर देन C, हमें ये प्रूफ करना है। तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि C डैश इज ग्रेटर देन C। और एक कंडीशन भी है, कंडीशन क्या है, दे हैव सेम मास। अगर इनके मास सेम होंगे तो इनके वॉल्यूम भी सेम होंगे, क्यों, आइडेंटिकल बने हुए हैं, आइडेंटिकल मटेरियल के हैं, तो मास सेम है तो वॉल्यूम भी सेम है। ये सॉलिड सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम होगा पाई R²L। ये हॉलो है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई R2² माइनस R1² इंटू L। दिस इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से पाई कैंसिल होगा, L से L कैंसिल होगा, और हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई कि R² इज R2² माइनस R1²। थोड़ा रटना पड़ेगा यार, ठीक है। R² इज R2² माइनस R1², और C डैश अपॉन C करिए आप, दोनों को डिवाइड मारते हैं, ये इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो C डैश अपॉन C करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना है ये, R24 माइनस R14 अपॉन R4, C डैश अपॉन C, बाकी सारा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको कह सकते हैं हम लोग R2² प्लस R1², A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये R2² का स्क्वायर लिखा है एंड माइनस ये R1² का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन R4। तो A² माइनस B², A प्लस बी इंटू A माइनस बी, एंड अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में R4। R4 को भी लिख सकते हैं R² इंटू R², ठीक है। R4 को वी कैन राइट R² इंटू R²। अब आप यहाँ से देखिए, ये जो हमारी इक्वेशन आई थी
आर स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली कितना है हमारे पास, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये R स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई किसकी, तो C डैश बाई C। अब आप बताइए, इसमें दोनों ऐड हो रहे हैं, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वैल्यू ज़्यादा होगी, दोनों ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि C डैश बाई C इज ग्रेटर देन 1, ऊपर की वैल्यू ज़्यादा हुई ना, बस ये आपको प्रूफ करना होगा कि C डैश इज ग्रेटर देन C। तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा टॉर्जल कांस्टेंट में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे। बस यहाँ पे मास सेम था और क्या सेम था, लेंथ सेम थी। बस एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विस्टिंग इन सीरीज, ठीक है। जैसे ये वॉल हो गई, ठीक है, एक ने यहाँ पे रॉड लगा दी ऐसे, ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और रॉड कनेक्ट कर दी, ठीक है, ऐसे दो रॉड्स हो गई, ठीक है। थोड़ा सा नीचे टैपर्ड हो गया, आइडेंटिकल है बिल्कुल, सिलेंड्रिकल, ठीक है। इसकी लेंथ चलो ले लेते हैं कितनी, मैं क्वेश्चन नहीं कराता हूँ आपको, ठीक है, इसी से आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसकी लेंथ L ले लेते हैं, रेडियस R ले लेते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ को कितना कर देते हैं, चलो 2L 2R ले लेते हैं, ठीक है, हालांकि देखने में सेम लग रही है। दिस लेंथ इज 2L एंड दिस रेडियस इज 2R, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, क्या डिस्कशन है कि मैंने इसको घुमा दिया थीटा एंगल से पकड़ के, ठीक है। इस वाले एंड को मैंने थीटा से घुमा दिया है, लास्ट वाले एंड को। पता क्या होगा यहाँ पे, मतलब ये जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ना, ये चीज ऐसे थीटा से घुमा दी मैंने, ये ऐसे पकड़ के। तो होता क्या पहले पता है, जब इसको घुमाओगे ऐसे, तो आपने इस पर टॉर्क अप्लाई किया, किस पे, इमेजिन करिए आपने इसको पकड़ घुमा दिया ऐसा टॉर्क, तो ये घूमेगा, ठीक है। ये रॉड भी यहाँ पे घूमेगी क्योंकि इससे कनेक्टेड है ना। तो क्या होता है कि सबसे पहले थोड़ा सा ये रॉड ऐसे घूम जाएगी, ये रॉड ऐसे थी ना, इसको मैंने यहाँ बनाया है, और ये रॉड ऐसे घूम जाएगी कुछ θ1 एंगल से, मतलब इसका ये वाला एंड, भाई ये तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, इसके रिस्पेक्ट में जो ये वाली चीज घूम गई वो θ1 घूम गई। तो अगर ये चीज θ1 घूमेगी, ठीक है, तो ये रॉड भी इसके साथ θ1 घूम जाएगी, समझे आप। θ1 इज ट्विस्टिंग इन द फर्स्ट वायर, ठीक है। अगली रॉड को देखते हैं। अब अगली रॉड में क्या होगा पता है, जो अगली रॉड है ना, वो यहां से यहां θ2 घूम गई, मतलब इसके रिस्पेक्ट पे ये चीज θ2 घूम गई, समझे। तो ये जो थीटा है, ये पता है क्या है, थीटा इज टोटल, देखो θ1 में लिख देता हूं, θ1 इज ट्विस्टिंग इन फर्स्ट वायर, θ1 is twisting in first wire, and what is θ2? θ2 is twisting in second wire,
सेकंड ये कितना घुमा, ये θ1 घुमा और ये कितना घुमा θ2, ठीक है। तो पहले वाला θ1 घूम गया, तो जब ये पहली रॉड θ1 घूमेगी तो एंड वाला ये θ1 से घूमेगा, और अगली जो रॉड है वो ट्विस्टिंग का मतलब होता है कि इसके रिस्पेक्ट में कितना घूमना। ट्विस्टिंग का मतलब होता है कि इस सरफेस के रिस्पेक्ट में सरफेस कितना घूम गया, तो ये θ2 घूम गया, तो ये टोटल कितना घूमेगा बताओ भाई। अगर ये θ1 घूमा है तो ये सरफेस भी θ1 घूमेगा। अगर मैंने इसको θ1 ऐसे घुमा दिया है ऐसे, तो ये भी θ1 से घूमेगा, और इसके ऊपर ये θ2 से घूम गया, तो जो ये वाला एंड होगा ये पूरा पता कितना घूमेगा, इसकी जो ट्विस्टिंग होगी है ना वो होगी θ1 प्लस θ2, ठीक है। तो ट्विस्टिंग ऑफ दिस सरफेस, जो मुझे लगेगा कि यार इसमें कितना मतलब कितना ट्विस्ट हो गया, तो इसका टोटल ट्विस्ट होगा वो कितना होगा, टोटल ट्विस्ट इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। शायद आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। ये θ1 से घूमा तो ये भी वाला एंड भी θ1 से घूम गया, इसके रिस्पेक्ट में ये θ2 से घूम गया, तो ये टोटल कितना घूमा θ1 प्लस θ2, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मुझे इसका थीटा गिवन है कि ये θ से घूम गया है, तो अब आपको बताना है कि पहली रॉड में कितनी ट्विस्टिंग होगी। नोट कर लिया, इफ टोटल ट्विस्टिंग at the rightmost end is theta, if total twisting at rightmost end is theta, find twisting in both wires, दोनों वायर्स में बताओ कितनी कितनी ट्विस्ट हुई है, पहला कितना ट्विस्ट किया दूसरा कितना ट्विस्ट किया है। तो देखो भाई क्या है कॉन्सेप्ट, अगर पहले में θ1 का ट्विस्ट हुआ है और दूसरे में θ2 का ट्विस्ट हुआ है, तो जो ये वाला एंड होगा ये पूरा कितना घुमा होगा, θ1 प्लस θ2, तो ये पहली इक्वेशन बन गई। ऐसा दिखा सकते हो आप कि θ1 से घूम गया, इसके रिस्पेक्ट में ये θ2 से घूम गया, तो पूरा घूम गया होगा θ1 प्लस θ2, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें कि जब आप इसको ऐसे ट्विस्ट करोगे ना, इस पर आप टॉर्क अप्लाई करोगे, तो जैसा इस पर टॉर्क अप्लाई करोगे तो ये चीज़ जाके रुक जाएगी, समझे। जैसे मैंने देखो हुआ क्या ना बताया, इस पे मैंने ऐसे टॉर्क अप्लाई कर दिया, इस वाले सेकंड वाले पे घुमाने के लिए ऐसे टॉर्क अप्लाई किया होगा, और फाइनली आपको पता है ये रेस्ट पे आ गया, कुछ ट्विस्ट हुआ होगा, फाइनली रुक गया ना। तो कोई बॉडी अगर घूम नहीं रही रुकी तो उस पर नेट टॉर्क 0 होता है, तो पता क्या होगा, आपने इस पे इधर टॉर्क अप्लाई कर रखा है और इधर वाले एंड से इस पे ऐसे टॉर्क आ जाएगा, पता है ऑटोमेटिकली। सोचो ना यार कि आपने इसको ट्विस्ट कर रखा है ऐसे, और ट्विस्ट करने के बाद रुक गया है, कोई बॉडी कब रुकती है, जब उस पर नेट टॉर्क 0, तो आपका टॉर्क तो उसको ऐसे घुमा रहा है, तो इसका मतलब जो ये वाली रॉड है ना ये आपके घुमाने का पोज करेगी, कौन सी, जो ये रॉड कनेक्टेड है ये आपके घुमाने का पोज करेगी, और ये इस पर ऐसे टॉर्क अप्लाई कर देगी ऐसे उल्टी तरफ। इन रिटर्न ये क्या करेगा, ये इस पर ऐसा टॉर्क अप्लाई करेगा। तो जैसा फोर्स होता था ना, दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड है, तो आप किसी एक को धक्का मार देते हैं, सपोज करो 4 बॉडीज आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे ये वॉल है, ऐसे 2 3 ये 4 बॉडीज को ऐसे रखी है, मैं जितने फोर्सेस को धक्का मारूंगा ना वही फोर्स से इसको धक्का मारेगा, उसी फोर्स से इसको मारेगा, उसी फोर्स से इसको धक्का मारेगा, सब पे फोर्स बराबर जाएगा। अगर फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है 0 है, तो सेम कहानी यहाँ पे होती है कि अगर 2-3 वायर्स आपस में लगे ना ऐसे, फिर एक वायर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, फिर एक वायर ऐसे लगा हुआ है, फिर एक वायर ऐसे लगा हुआ है, अगर बहुत से वायर्स को ऐसे लगा दिया जाए, ठीक है, और मैं सबसे लास्ट वाले को घुमा दूँ ऐसे, तो जितना टॉर्क इस पे आएगा उतनी टॉर्क इस पे आएगा, उतने टॉर्क इस पे आएगा, उतने टॉर्क इस पे, सब पे बराबर टॉर्क जाएगा। ऐसे थोड़ा इमेजिन कर सकते हो यार आप यहाँ से कि हमने ऐसा टॉर्क अप्लाई किया है, ये रुका हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे उल्टी तरफ टॉर्क आया हुआ है इधर, और इस पे टॉर्क ऐसा आया होगा तो इसने इस पे ऐसा टॉर्क लगाया होगा, तो इस पे ऐसा टॉर्क आ गया होगा, सब पे टॉर्क आएगा, ठीक है। तो θ1 प्लस θ2 इज थीटा, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों का टॉर्क सेम होगा, तो पहले पे टॉर्क होगा C1 θ1 और दूसरे पे टॉर्क होगा C2 θ2। C1 कितना है पाई जी R4 बाई 2L इंटू θ1, और C2 कितना है पाई जी 2R4 अपॉन पाई जी R4 बाई 2L होता है, और L के प्लेस पे बार 2L है,
इंटू थीटा 2, दिस इज इक्वेशन। थोड़ा ढंग से सोचना है यार, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि थीटा 1 सब कैंसिल होगा, पाई से पाई, जी से जी, ठीक है। R4 से R4 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा थीटा 1 इज 8 थीटा 2 आ जाएगा। ये बन जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट और थर्ड को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो थीटा 1 इज 8 थीटा 2, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 8 थीटा 2 एंड प्लस थीटा 2 इस थीटा, तो यहाँ से थीटा 2 की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा बाई 9, और थीटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 8 थीटा बाई 9। तो ये टेस्टिंग वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं इसमें, बस आपको ये बस थोड़ी समझ में आ जाए। किसी को नहीं समझ में आता है तो भाई स्क्रीनशॉट लेके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इस पॉइंट को, अगर किसी को दिक्कत होती है इसमें तो, ठीक है। एक तो टॉर्क वाली बात समझ नहीं आती, तो टॉर्क बिल्कुल फोर्स की तरह होता है। अगर बॉडीज आपस में कनेक्टेड है ना, तो पहली बॉडी जितना फोर्स अप्लाई करोगे वही दूसरे पे, वही तीसरे, वही चौथे पे। ऐसे अगर आपने किसी को ट्विस्ट कर दिया और बहुत सी आपके रॉड्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो जितना टॉर्क आपने इस पर अप्लाई किया होगा वही टॉर्क सब पे ट्रांसफर होता चला जाएगा। सबको बैलेंस होना है, तो आपने पहले पे टॉर्क लगाया तो इस पे दूसरी रॉड से टॉर्क उल्टा आ जाएगा, तो थर्ड लॉ से उस पे एक टॉर्क जाएगा, सब पे ट्विस्टिंग आ जाएगी, पता है, जितनी रॉड्स होंगी सब पे ट्विस्टिंग होगी, तो टॉर्क सबका सेम होना है। और दूसरा बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि यार इस एंड की जो टोटल ट्विस्टिंग होगी वो इसका ट्विस्ट प्लस इसका ट्विस्ट जो होगा इसके रिस्पेक्ट में दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये थीटा 1 घूमेगा, ये वाला पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में थीटा 2 घूमेगा, तो जो ओवरऑल ये घूमेगा वो घूमेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इन दोनों को इक्वल मारो और यहाँ से आप एंगल वैंगल का रेशो निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है ट्विस्टिंग इन सीरीज, ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट हैं ट्विस्टिंग वाले पे, ठीक है। देखिए वीडियो को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे के सारे, कोई डाउट होता है तो क्लियर कर लेना।